बोकारो 13 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद आश्रम में झारखंड अभिभावक महासंघ के कमेटी की घोषणा व विस्तार हुई। जिला संरक्षक राकेश मधु, जिला अध्यक्ष नीरज पटेल आदि अभिभावक मौजूद थे। मौके पर महासंघ के प्रदेश महासचिव मनोज मिश्रा ने भैया वो आज आपको किस चीज को लेकर कर रहे हैं और क्या मुद्दा है? की मनमानी नहीं चलने देंगे। इस कोरोना काल में क्या कहा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मनोज मिश्रा से। अभिभावकों के लगातार संघर्ष करने के कारण और एकजुटता के कारण राज्य सरकार के द्वारा फीस को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, उस अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित कराना। उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि केवल और केवल ट्यूशन फीस लेना है जब तक सामान्य तरीके से स्कूल का संचालन प्रारंभ नहीं होता, और अदर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। और ट्यूशन शुल्क का मतलब केवल ट्यूशन शुल्क है, ना कि ईआरपी चार्ज, मैसेज का चार्ज, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और किसी अन्य प्रकार का चार्ज। साथ ही इसमें एक बात और लिखा हुआ है कि जो फीस जो होगा, ट्यूशन फीस जो लास्ट ईयर उस क्लास का लिया गया है वही होगा, उसमें किसी भी तरह का वृद्धि नहीं होगा, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तीसरा है कि अगर किसी कारण से अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा करने नहीं कर पाते हैं तो उनके बच्चों का नाम नहीं काटा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाएगा। जो मटेरियल सामान्य बच्चे सभी को उपलब्ध कराया जाएगा वो मटेरियल उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हम अभिभावक के साथ भी हैं, शिक्षकों के साथ भी हैं कि शिक्षकों को भी वेतन दिया जाएगा। अब जहां तक प्रश्न उठता है, ये निजी विद्यालय लगातार मुद्दे को लेकर हाईतौबा मचा रहे हैं कि हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देना है, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने माननीय मंत्री जी के सामने भी रखा था, लेकिन माननीय मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश के नाम पर बरगला दिया गया। लेकिन बाद में फिर उनसे हम लोग मिले, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो हमारा सोशल मीडिया और आप लोग का लगातार आंदोलन के कारण मंत्री जी हम लोगों को बुलाकर बात करने के लिए विवश हुए। और जब सारी वस्तु से अवगत हुए तो उन्होंने एडवोकेट जनरल से सलाह लेकर इस अधिसूचना को जारी किया। उस अधिसूचना में एक प्रावधान और भी है कि अगर अदर देन ट्यूशन फीस ले लिया गया है तो अगले फीस के साथ उसको समाहित कर देना है। यानी जिस महीने में आदेश आया उसके बाद ऐसे लोग ट्यूशन फीस नहीं देंगे और वो पैसा धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। आप लोग जिस तरह से आंदोलन यहां खड़ा किए हैं और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम या शुल्क प्राधिकरण, जो भी आप कह लें, इसका भी गठन कराने में सबसे अहम योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोकारो के अभिभावकों का रहा है। अगर बोकारो से मोर देन 34 केसेस दर्ज नहीं होता और ईमानदारी से नहीं लड़ा गया होता और ये फैसला नहीं आया हुआ होता तो हाई कोर्ट में भी सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस फैसले को दबाने का प्रयास नहीं होता। लेकिन इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं बोकारो की जनता को। उसके बाद कोई अन्य शहर जैसे धनबाद हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, ये सब आते हैं। तो आपने जो चीज दिलाया उसकी जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन वर्तमान कमेटी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही है, जिस तरह से ईमानदारी को सामने रख रही है, इसके कारण हम लोग भी प्रभावित हुए और लगातार इन लोग के संपर्क में थे। और संपर्क का परिणाम ये हुआ कि इन लोग लगातार उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। आज मैं सारे दस्तावेज लेकर के आया हूं जो आप बोकारो के लोगों के लिए है, मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम के तहत फीस को रेगुलेट करने के लिए स्कूल के स्तर पर एक कमेटी बनानी है जो किसी स्कूल में नहीं बना है, जिसमें 4 पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 3 टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगी और सोसाइटी का व्यक्ति अध्यक्ष होगा। और इसको प्रपोजल देगा फीस बढ़ाने से पहले स्कूल मैनेजिंग कमेटी। लेकिन किसी स्कूल में कमेटी नहीं बना है। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनना है, जिसमें डीटीओ भी होंगे, डीएससी भी होंगे, डीओ भी होंगे, स्कूल प्रतिनिधि भी होगा और अभिभावकों के प्रतिनिधि होंगे। उसको रेगुलेट करने के लिए जो स्कूल बनाएगा उस पर कोई तरह का चुनौती मिलता है तो उनको निर्णय लेना है। लेकिन जिला स्तर पर कमेटी नहीं बना। ये आप समझ सकते हैं कि कार्यपालिका कितना निष्क्रिय है और निष्क्रिय होकर के निजी विद्यालय को कैसे लाभ पहुंचा रहा है, केवल 2-4 एडमिशन के लिए। उसके बाद इस आदेश को अगर जिला स्तर पर गलत चुनौती दे सकते हैं और वहां से अगर निर्णय सही नहीं होता तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, और हाईकोर्ट के डबल बेंच में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना होगा उनको। तो निजी विद्यालय के लिए राह आसान नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा
कि हमारे स्टेट में स्टेट एजुकेशन एक्ट नहीं है। शायद हमारे उपायुक्त महोदय या हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सारे नियम और कानून को जानते हैं, लेकिन उन्हें काम तो करना निजी विद्यालय के हित में, अभिभावकों को पूछना नहीं, उनके बारे में सोचना नहीं, और कहते हैं कि कौन सा कानून है, किसके तहत हम उनको गाइड करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार ने ही जारी किया है कि हमारे स्टेट में कोई स्टेट एजुकेशन एक्ट नहीं है। दूसरा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसके तहत सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य से संबद्धता प्राप्त होता है, उसके लिए एक नियमावली बनाई गई है, और उस नियमावली में है कि जो स्कूल जिस संबद्धता नियमावली के तहत गाइड होगा वही उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र का शर्त होगा। यानी सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य स्थापना अनुमति प्राप्त करने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को स्कूल को फॉलो करना होगा। वहां पर भी है कि जिस मद में जितना खर्च है उतना ही पैसा उनको लेना है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं किस तरह से अनैतिक पैसा वो लेते हैं। कंप्यूटर के नाम पर अगर 150 रुपया लेते हैं, मैं 150 ही मानता हूं, तो 1800 रुपया हो गया एक साल का, और 18 गुना आप 12 कर लीजिए, 18 गुना 5000 बच्चा, 18 पंचे 90 लाख रुपया। अब ये बताइए, पूरा कंप्यूटर बोकारो जिले के सभी स्कूलों का बदल दिया जाए तब भी 90 लाख रुपया खर्च नहीं होगा। तो आखिर ये सरप्लस पैसा गया कहां? यही है सरप्लस अमाउंट जो इलीगल तरीके से वो जमा करते हैं। हमको आपको दिखता है, लेकिन ये इन प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, डीएससी महोदय को, जिनके लिए उनको वेतन मिलता है, उनको नहीं दिखता है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर एक चीज बताइए, री एडमिशन को लेकर के भी आप लोग कोई चैलेंज करेंगे? चूंकि री एडमिशन को लेकर के हाई कोर्ट भी आदेश कर चुका था 4 साल 5 साल पहले कि री एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी निजी स्कूल वाले लोग जो है कि विद्यालय री एडमिशन लेते रहा है। बिल्कुल नाम बदल कर। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था कि निजी विद्यालय को किसी भी तरह का री एडमिशन नहीं लेना है। कोई भी ऐसी राशि नहीं लेना है जिसका सुविधा आप नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एक क्लास से दूसरा क्लास जिस तरह बच्चा पास करके जाता है, उसी एडमिशन नंबर के सहारे तो 10th के बाद भी 11th में डायरेक्टली जाएगा बच्चा। सबसे ज्यादा प्रभावित आप हैं कि दूसरे जिले से बच्चे आ जाते हैं, अधिक परसेंटेज वाले, उनका एडमिशन होता है, आपके बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा उस स्कूल से पढ़ा है, उस स्कूल से पास आता है, केवल पास नंबर लाता है, वो बच्चा ऑटोमेटिक क्लास 11 में जाएगा। रहा बात फीस का, जब आप उसमें देख ले कि किसी भी तरह का री एडमिशन, चाहे नाम बदल के हो, है तो री एडमिशन, क्योंकि टीचर भी अभी कोरोना काल में भी आपको बोल रहे होंगे कि री एडमिशन शुल्क नहीं लेना है। री एडमिशन आपने नहीं कराया तो भैया री एडमिशन तो आपको लेना ही नहीं है। जब री एडमिशन आपको लेना नहीं है तो फिर शुल्क हम दे क्यों? तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं किस तरह से पैसे का वसूलाई होता है। अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी है आरटी के प्रावधानों के तहत, तो लगभग आपका 30 टीचर आ गया। कुछ कमी आता है लेकिन मैं 30 मान लिया। 10 सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, 40 हो गया। अब 40 स्टाफ के लिए एवरेज मैं मान लिया कि 10,000 रुपया से लेकर 60,000 के बीच, यानी 25,000 रुपया एवरेज। तो एक साल में 1 करोड़ रुपया उनके वेतन पर खर्च आएगा। लेकिन कलेक्शन अगर 2,000 रुपया भी पर बच्चा होता है, सभी प्रकार के शुल्क जोड़ लिया, एक महीने में 24,000 रुपया, एक साल में 24,000 रुपया, और एक साल में 2 करोड़ 40 लाख से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो आप बताइए जो डिफरेंस आया 1 करोड़ 40 लाख रुपया, इनके रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा चाहिए? तो कहीं ना कहीं हमारी उदासीनता या हमारी अज्ञानता या हमारी जानकारी का अभाव या हमारे संगठित न होने का प्रभाव का फायदा ये निजी विद्यालय, प्रशासनिक पदाधिकारी और कानून थाना का डर और भय दिखाकर हमारा शोषण कर रहे थे। तो ये किसी भी तरह ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। इसके लिए मधु जी, इनका सभी का धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों ने पीएमओ को कंप्लेन किया। जब सारी आशाएं सब जगह से टूट गई तो पीएमओ को कंप्लेन, क्योंकि दस्तावेज चाहिए। हाईकोर्ट भी कहता है पीआईएल करेंगे तो दस्तावेज हमको दिखाइए। तो पीएमओ को कंप्लेन किया हम लोगों ने। 3 राज्यों का लेटर आ चुका है, उसमें फीस स्ट्रक्चर का मामला है, क्लास वाइज बच्चों का स्ट्रेंथ है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। आप अभी अभिभावक संघ वाले में ग्रुप में आए हुए हैं, जी हमारे। तो ये बताइए आप लोगों को परेशानी क्या है और क्या कष्ट है? परेशानी वही भैया कि जो स्कूल का फी है, री एडमिशन है,
वही सब के बारे में हम लोग अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो है वो कहीं आगे तक ही जाएगा। हम लोग की लड़ाई तो बहुत दूर दूर तक चले गया है। डीसी ऑफिस के सामने भी धरना लगाए, वहाँ पर भी सर तो वहाँ कुछ बोले नहीं थे। फिर बोले कि आज शुक्रवार मंगलवार, फिर देखिए आगे कहाँ तक जाता है हम लोग की लड़ाई। लेकिन हाँ, शाम तो बैठना नहीं है, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी जैसे कि मान लीजिए इस कोरोना काल में हाँ। सभी पेरेंट्स का भी, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका कि सैलरी भी कट रहा है, सैलरी नहीं भी मिल रहा है। तो वैसे में आप लोगों को घर चलाने में भी समस्याएं आती होगी, और अभी स्कूल के तरफ से भी जब आप लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है फीस जमा करने के लिए, किस तरीके से आप लोग जो है कि इस तरीके इसको मेंटेन कर पा रहे हैं? देखिए, पहले तो स्कूल में तो दिक्कत हुआ, हम लोग इसमें जुड़े नहीं थे। अभिभावक महासंघ जब से हम लोग जुड़े हैं तो स्कूल का फीस के लिए तो हम लोग को सोचना ही नहीं, हम लोग को तो मना कर दिया गया, हम लोग को देते नहीं। अब रहा कोरोना काम तो दिक्कत तो होता है भैया, क्या करेंगे, उसी में किसी तरह से हम लोग को ज़िंदगी तरह से बच तो है, उसी तरह से किसी तरह से हो जाता है हम लोग को।